नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ, मैं मिस्टर सूरज राठौड़, आपके लिए संस्कृत के अंतर्गत चंद, जो कि कैसे इजीली तरीके से याद करना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, कम समय के अंतर्गत मैं ज़्यादा वक्त निकाल कर, जो ज़्यादा समय में है वो कम समय में, यानी कि बड़ा टॉपिक है वो छोटे टॉपिक में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आप समझिएगा इसको, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, देखिए, संध 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 शास्त्र के ज्ञाता कौन थे, मतलब उसके प्रवर्तक जो ज्ञाता थे वो कौन थे? पिंगल मुनि। कौन थे? पिंगल मुनि। अब अपने छंद सबसे ज़्यादा ये टॉपिक 11th और 12th क्लास के अंतर्गत आता है, लेकिन अपने रीड के अंतर्गत इस के संस्कृत के अंदर जो जिनके संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ले रखी है, उनके ये जरूर इस छंद का टॉपिक जरूर आएगा। देखिए, अब छंद का जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या है? परिभाषा है ये है कि वर्ण अथवा वर्णों के समूह को ये पाद मानकर रचे हुए वाक्य समूह को चंद कहते हैं। पाद यानी कि इसको चरण भी कह सकते हैं। वर्ण अथवा वर्णों के समूह को पाद मानकर रचे हुए वाक्य को समूह को क्या कहते हैं? हम चंद कहते हैं। अब मतलब चंद की परिभाषा सबको पता चल गई कि वर्ण अथवा वर्णों के समूह को, यानी कि चंद शब्द सदी साधनात् धातु से बना हुआ पद काव्य के लिए चंद बहुत ही आवश्यक है। और छंदों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में दे रखा है? अ, पाद कहा गया है। क्या कहा गया है? पाद। पाद मीन्स चरण। अब छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ कहाँ से लिया गया है? पद्य से। कहाँ से लिया गया है? पद्य से। अब देखिए, छंद को याद करने का टॉपिक थोड़ा सा ये, चंद पादो तु वेदस्य। चंद पादो तु वेदस्य, यानी कि जो इसका हिंदी में अर्थ है वो है चंद को वेद का पैर कहा जाता है। चंद को वेद का पैर कहा जाता है। अब ये विशेष, अब विशेष देखिए कि भाई चंद को वेद का पैर क्यों कहा जाता है, कैसे कहते हैं? चंद को वेद वेद का पैर कहा जाता है। अब चंद पादो तु वेदस्य, ये अपने को समझ में आ गया। अब देखिए, विशेष में जो नोट है कि जिस प्रकार मानव बिना पैर के गति नहीं कर सकता है, जिस प्रकार मानव बिना पैर के गति नहीं कर सकता है, उसी प्रकार वेद या पद्य या श्लोक बिना छंद के गति नहीं कर सकता है। मतलब जो श्लोक होगा, वो पद्य होगा, वो बिना छंद के कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जो आगे देखते, पाद। पाद को दूसरा रूप में क्या देखते? चरण। चरण मतलब श्लोक में कितने चरण हो जाते हैं? 4 चरण होते हैं। क्या कितने हो जाते हैं? 4 चरण। अब समझ में आ गई कितने चरण हो जाते हैं? 4 चरण। अब यति, यति का हिंदी में अर्थ क्या हो जाता है? रुकना। क्या अर्थ हो जाता है? रुकना। यानी कि श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना ही यति कहलाता है। क्या कहलाता है? अब समझ में आ गई अपने को कि श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना ही यति कहलाता है। यानी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम धर्म च। वो जिस प्रकार से ये श्लोक है, बीच बीच में जो विराम दे रखा है ना, मतलब अपन जैसे जैसे वो लेते हैं, जैसे श्वास को विराम देना ही क्या कहलाता है? यति कहलाता है। अब चंद कितने प्रकार के? मुख्यतः 2 प्रकार के होते। कौन कौन से होते? लौकिक और दूसरा होता है वैदिक। दूसरा कौन सा होता है? वैदिक। अब लौकिक चंद, अब लौकिक चंद को कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार का होता है। ये जो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के, अब लौकिक और दूसरा है वैदिक। अब लौकिक कितने प्रकार के हो गए? इसमें भी 2। 2 में फर्स्ट में कौन सा आता है? मात्रिक छंद। दूसरा कौन सा है? वर्णिक छंद। अब देखना, मात्रिक छंद भी कितने, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद वो है कि जहां मात्राओं के आधार पर, जहां मात्राओं के आधार पर छंद की पहचान की जाती है, वह मात्रिक छंद कहलाता है। जहां मात्राओं के आधार पर छंद की पहचान की जाती है, वह मात्रिक छंद कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अब मात्रा के आधार पर, अब मात्रा किसे कहते हैं? अब देखना, मात्रा का देखेंगे अपन। सबसे पहले मात्रा, मात्रा किसी भी वर्ण में,
किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है वह उसकी क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। वह उसकी वो क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। यानी कि जब मात्राओं के आधार पर चंद की पहचान होती थी, मात्रिक चंद कहला, तो मात्रा किसे कहते थे? सबसे पहले अपने को मात्रा जरूरी है, तो मात्रा भी के वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वो मात्रा कहलाती है। अब मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रा ज्यादातर देखना कि मात्रा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कैसे कि एक मात्रो भवेद हस्वो, द्विमात्रो दृग उच्यत, त्रिमात्रो प्लुप्त ज्ञो, व्यंजन सार्ध मात्रिकम। यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए। और मात्रा वर्ण के उच्चारण में आवश्यक समय मात्रा कहलाती है। अब मात्रा अब हिस्व, दीर्घ और तीसरा हो गया प्लुप्त। यानी कि एक मात्रा वाला हस्व वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? हस्व। दूसरा होता है कि दो मात्रा वाला क्या कहलाता है? हमें दीर्घ कहलाता है। दो मात्रा वाला हमें दीर्घ कहलाता है। तीन मात्रा वाला त्रिमात्रिक कहलाता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब देखना, जो मात्रा के आधार पर जो वर्ण है वो कितने आधार पर बांट दिया गया है? स्वर। जो मात्रा के आधार पर वर्ण में कौन सा? स्वर। अब स्वर को तीन भागों में बांटा, हस्व, गुरु और प्लुप्त। ये तीनों है, तीनों ही इसमें देखना। अब इन तीनों में, अब जैसे हिस्व में एक सेकंड मतलब अब पहचान चिन्ह। अब इनका पहचान चिन्ह क्या है? कि सिर्फ एक खड़ी लाइन होती है। इनके जो मात्रा गिनने की जो लाइन पहचान है वो एक लाइन खींची जाती है, तो हम समझ लेते हैं कि मात्रा उसकी कितनी है? एक। अब दूसरा आता है गुरु। अब गुरु की मात्रा जैसे एच होता है ना, उस एच के आकार की जैसे होता है। अब तीसरा आता है प्लुप्त। अब 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जो गुजराती या फिर पुरानी हिंदी अरेबिक भाषा के अंदर जो लिखा जाता था वो इस तरीके से 3 के नीचे डंडा खींच दिया जाता था, यानी कि वो त्रिमात्रिक कहलाता प्लुप्त में। अब देते हैं अपन मात्राओं के नियम। अब नियम में देखना थोड़ा सा हम, कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? संयुक्त वर्ण में देखना, छ, त्र और तीसरा आता है ज्ञ। अब छत्र ज्ञ। अब छ कैसे? क के नीचे हलंत लगा है और छ के नीचे जो है छटकौन वाला, उसके नीचे भी हलंत लगा है। त्र मतलब त के नीचे भी हलंत लगा है और र के नीचे कुछ भी नहीं लगा है। घ के नीचे, झ के नीचे हलंत है और अंक के नीचे हलंत लगा हुआ। यानी कि ये जो क और स, ये जो संयोग से मिलकर जो बना हुआ, जो दो वर्णों के संयोग से बना है, वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। समझ में आ गई कि भाई दो संयुक्त वर्णों से जो संयोग से मिलकर बना होता है वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। हमारे समझ में आ गई कि भाई संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जो दो संयोग वर्णों से मिलकर बनता है वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। हम उदाहरण में देखेंगे, संयुक्त वर्ण का एक उदाहरण ले लेते हैं, अंबर। अब देखना, अंबर, अंबर। अब म, आधा म और ये ब, ये आधा म और ये ब, दो संयुक्त हो गए। अब ये संयुक्त वर्ण अपने सामने दिखता है कि भाई आधा म और ब ये दो मिलकर बन गए, तो संयुक्त वर्ण समझ में आ गया। अब संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। यानी कि ये क्या माना जाएगा? दीर्घ माना जाएगा। अब दीर्घ माना, पीछे रह गया ब, ब क्या क्या ना, क्योंकि ये एक ही है, सिंगल ही है, तो इसका एक लग गया, पहचान चिन्ह का निशान है, ये सिंगल लग रहा है। र का भी एक लग रहा है। अ क्यों लगा? क्योंकि दो संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण के ऊपर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब आता है सेकंड, लेते हैं हम यज्ञ। देखिए यज्ञ। अब घ, अब ये घ, घ देखो, दो संयुक्त वर्णों से मिलकर, जो संयोग से मिलकर बना है संयुक्त वर्णों से, उसके जो पूर्व वाला वर्ण है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब य के ऊपर क्या पहचान चिन्ह देखना कैसा बन गया? ये एस का आकार का निशान बन गया। और ग है, उसके सिंगल जो पहचान चिन्ह है वो एक खड़ी डंडी लग गई। अब ये आता है कक्ष। कक्ष के अंदर भी ये देखो, ये जो छ है क्षत्रिय वाला, वो भी उसके, ये भी डबल संयोग से मिलकर बना है, संयुक्त वर्णों से मिलकर। उसके पूर्व वाला वर्ण के ऊपर क्या लग जाएगा? दीर्घ वो निशान लग जाएगा। अब समझ में आ गई अपने को कि भाई जो संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण है वो हमेशा गुरु माना जाता है। वो क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए मन्य। मन्य के अंतर्गत
आधा न और ये, अब आधा न और ये भी दो संयुक्त संयोग से मिलकर बना है। तो इस तरीके से समझ में आ गई कि इनसे पूर्व वाला वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब ये जो य है, य के ऊपर एक निशान है, मतलब एडी, मतलब र रा री य या ई यू यू, ये के ऊपर ए फॉर, ये जो ए आता है ना, सिंगल वाला ए, जो अब देखना, अब नोट लगा के मैं बता रहा हूं कि लघु लघु स्वर में कौन है, दीर्घ स्वर में कौन से। लघु स्वर में अ ई उ री, यानी कि ये जो 5 स्वर है छोटे वाले, वो हमेशा किस में गिने जाएंगे, लघु में गिने जाएंगे, इस हस्व में गिने जाएगा। अब दीर्घ में देख लेना, आ ई उ री बड़ा वाला, ये ए, फिर आई ओ आउ, यानी कि जो छोटा है ये, मतलब अगर य मतलब एक ही मात्रा लगेगी, ये ए के ऊपर एक मात्रा, मतलब जो अक्षर आएगा, जो वर्ण है उसके ऊपर डबल मात्रा लग जाती है, तो भी उसका क्या हो जाता है, वो दीर्घ माना जाता है। अब ये सिंगल है, सिंगल का मतलब ये के ऊपर एक ही मात्रा है, तो ये भी क्या माना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा। इस तरीके से मैं आज आपको मात्रिक संधि के बारे में पूरा बता दिया। आगे कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट संधि के भेद, जो वर्णिक है, लौकिक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।